अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पावर शो में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान उमर इम्तियाज़। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात की बातें गर्दिश कर रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो साबिका रहनुमा थे, जिनको पार्टी में कोई ओन नहीं कर रहा, वो तनकीद कर रहे हैं कि मौजूदा रहनुमा जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो तनकीद करना चाह रहे हैं। वो खान साहब को जो है वो जेल से बाहर नहीं निकलवाना चाह रहे हैं। उन्होंने जो बानी पीटीआई के केसेस हैं वो सही तरीके से नहीं लड़े। अगर सही तरीके से लड़ लेते तो वो जेल से बाहर भी आ जाते, चाहे वो इद्दत का केस हो या फिर जो है वो साइफर वाला केस हो या फिर जो है वो पार्टी की नाअहली का केस हो और या फिर जो है वो मखसूस नशस्तों का केस हो। इतनी ज़्यादा वकीलों की पलटून तैयार की हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर, लेकिन फिर भी कोई केस जो है वो सही तरीके से नहीं लड़ सके। मौजूदा जो चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो ख़ुद भी एक वकील हैं, लेकिन फिर भी बेहतर तरीके से जो है वो अपनी पार्टी का मुकदमा नहीं लड़ सके हैं। फवाद चौधरी की बात की जाए, शानदाना गुलजार की बात की जाए, और शहरियार अफरीदी ने भी इस्तीफ़े का कह दिया। शानदाना गुलजार और फवाद चौधरी ने तनकीद की और बारहा तनकीद पे तनकीद किए जा रहे हैं कि वो कहते हैं। फवाद चौधरी साहब ने तो आज यहाँ तक कह दिया कि मुझे जो है वो एक मैं ट्वीट करता हूं और मेरे ऊपर जो है वो मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है, तो कहां से मैं फेवरेट हो गया, कहां से मैं पार्टी का हिस्सा नहीं हूं। मैं तो ज़ेरे एताब अब भी हूं और मैंने तो बानी पीटीआई के कहने पर पार्टी से इस्तीफ़ा दिया था। फिर मुझे क्यों डिसऑन किया जा रहा है पार्टी क़यादत की जानिब से। और ये जो पैराशूटर्स आए हैं जिन्होंने पार्टी को टेक ओवर कर लिया है, वो लोग अब पार्टी से पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि वो ओहदे एंजॉय कर रहे हैं और एंजॉय करते करते जो है वो बानी पीटीआई को कभी भी वो ये नहीं चाहेंगे कि वो जेल से बाहर आएं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है नदीम कुरैशी साहब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है और ये भी हमें ज्वाइन करेंगे। और इसके साथ जो है वो फारूक हमीद साहब हमारे साथ होंगे, ये सीनियर तजियाकार हैं। और इसके बाद जो है वो बैरिस्टर वकास अब्रेज हैं, ये माहिर कानून हैं। कानूनी नुक्ता नज़र इनसे पूछेंगे कि ये पेचीदगियाँ कानूनी जानते हैं और इनसे हम ये सवाल ज़रूर करेंगे कि आया कि जो इल्ज़ामात लग रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर साबका क़यादत की तरफ से कि केसेस ठीक तरीके से नहीं लड़े गए, क्या वो दुरुस्त है? क्या अब ये जो आगे आने वाले केसेस हैं, बेतहाशा केसेस जो उन पे हुए हैं, वो सही तरीके से जो है वो लड़ पाएंगे या नहीं लड़ेंगे? बगीर साहब, सबसे पहले तो आपकी जानिब आएंगे कि जो इल्ज़ाम बराए इल्ज़ाम की सियासत है, और एक तो साबका जो लीडर्स हैं, लीडर ही कहेंगे क्योंकि वो बड़े नाम थे, दिग्गज थे, और अब जो है वो नए लोग हैं जिनको पैराशूटर्स भी कहा जाता है, लेकिन अब उनके पास बहुत अच्छे अच्छे ओहदे हैं। अब ये लग रहा है कि जो वन मैन आर्मी वाली जमात थी, वो जेल में बैठे बानी तहरीक इंसाफ की बातों को डिसऑन भी करते हैं और अपनी बात मनवाते भी हैं, क्योंकि वो जो अंदर बैठे हुए हैं जेल में, वो उनके रहमो करम पर हैं जो बाहर बैठ के फैसले कर रहे हैं। क्या ऐसा है? बिस्मिल्लाह रहमान, बहुत शुक्रिया। देखिए, ये एक बड़ा नेचुरल पॉलिटिकल प्रोसेस है जो नजर आ रहा है पीटीआई पार्टी में, कि जिनकी जब मेन लीडरशिप है, अगर वो जेल में हो और उनके अभी भी लोग हैं उनके नजरिया कि वो भी अभी हैं, कई भी अंडरग्राउंड हैं, तो लिहाजा ऐसे हाल पार्टी जिसको लफ्ज़ है डिस्ट्रे, पार्टी डिस्ट्रे तो पार्टी साइल तो है, बहुत हद होते हैं, नजर भी आते हैं कि दो चीज़ रखनी है। पीटीआई में नजरियाती लोग, गैर नजरियाती लोग, और वो थे जो कि से पीटीआई में शामिल उन्होंने पार्टी लेके आए, और नॉन नजरियाती जो बीच में जब पार्टी तेज हुई तो उन्होंने अपॉर्चुनिस्ट के तौर पर फायदा उठाया और पार्टी शामिल होकर जनाब पार्टी पावर में आई तो भी फायदा हो। लेकिन अब जो आ रही है ग्रुपिंग, वो उन लोगों की है जो 9 में बाद जो जेल है, जिन्होंने को किया, बाद काफी जेल में रहे और उनके मुताबिक उन्होंने मुश्किलात बर्दाश्त की और फिर देखने के, और वो जो कि जिन्होंने होती वो रीजन, लेकिन वो उस तरह जेल नहीं गए और उन्होंने जेल को बर्दाश्त नहीं की। तो लिहाजा इस वक्त वो जो जेल निकल आए वाले हैं, बेशक के केसेस चल, वो कबूल करने तैयार नहीं है कि जनाब आपने तो अच्छा टाइम देखा, आप फौज में किया, हम मुश्किल हम आप वापस आने देंगे, ये एक क्लैश न था। लेकिन मैं फवाद चौधरी के हवाले से एक बात करता हूँ। देखिए, फवाद चौधरी बिल्कुल एक तो अगर आपको याद वीडियो से काम पहला इजलास हुआ
तो साहब की हालत अगर आपको याद है, हेड टेबल पे नहीं थे, बल्कि उन्होंने सर को दो हाथों में बिल्कुल बहुत जिसको कहते हैं बुरी हालत में और वो बैठे थे, वो बहुत शांत और वो फारूक साहब आपसे भी बात करेंगे। आपकी आवाज़ में थोड़ा सा मसाइल हैं, टेक्निकल मसाइल बेहतर करके आपकी जानिब मैं दोबारा आता हूं और बैरिस्टर वकास अब्रेज साहब को डिस्कशन में कर लेते हैं। वकास साहब, आप बताइएगा, जिस तरह से इल्ज़ामात लग रहे हैं साहब क़यादत की तरफ से कि मौजूदा क़यादत जिसमें इतने सारे वकील हैं, बल्कि तमाम बड़े ओहदों पर वकला ही बराजमान हैं, वो सही तरीके से केसेस को लड़ नहीं रहे हैं। और क्या आपको लगता है एज अ वकील, एज अ कानूनी माहिर, कि वाक़तन तौर पर सही तरीके से केसेस को नहीं लड़ा जा रहा? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि पीटीआई के वकला की तरफ से या इनकी लीगल टीम की तरफ से बहुत से केसेस के अंदर जो एफर्ट्स की गई, वो हेस्ट मेक बेस्ड वाली सूरत हाल नजर आई। वो बल्ले का सिंबल छीनने की बात हो, उससे पहले एक अप्रोप्रिएट, रीजनेबल और प्लाजिबल टाइम दिया गया इलेक्शन कमीशन की तरफ से कि आप जितनी भी अप्रोप्रिएट और एक्सपीडियंट प्रेपरेशन है इंट्रा पार्टी इंतखाबात के हवाले से वो करे, और इंट्रा पार्टी इंतखाबात इन अकॉर्डेंस विद द बुक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 2017 का जो एक्ट है और 2003 का जो पॉलिटिकल पार्टी ऑर्डिनेंस है उसके मुताबिक करवाए। बट अनफॉर्चुनेटली ये लीगल एक चेयरमैन होने के बावजूद और एक ऐसा इंसान जो कि पहले ही प्रैक्टिस के साथ गुज़िश्ता 20 साल से वो बस अनफॉर्चुनेटली वो तमाम चीज़ें कानूनी दायरे से के अंदर जो है वो परफॉर्म नहीं कर पाए, जिसकी वजह से 13 जनवरी को जो फैसला आया बल्ले का इंतखाब सिंपल भी उनसे छिन गया। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये थी कि जब इनको किसी दूसरी पार्टी के ऊपर रिलाई करना था, जब ये पार्लियामेंट पे आए तो किसी भी दूसरी पार्टी के ऊपर रिलाई करने से, किसी दूसरी पार्टी के अम्ब्रेला के नीचे शेल्टर लेने की बजाय या महसूस नशीद से सीख करने की बजाय इनकी तो अपनी पॉलिटिकल पार्टी मौजूद थी। जो इनसे चीज ली गई थी वो बल्ले का निशान था। उसके अलावा अगर इनकी पार्टी को डिसॉल्व करना मकसूद और मतलूब होता तो वो इंटीरियर मिनिस्ट्री की तरफ से वो बैन किया जाता और फिर 30 दिन के अंदर रेफरेंस जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने डाला जाता और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उस पर फैसला देती। इनकी पार्टी तो पहले ही पार्लियामेंट के अंदर मौजूद थी और पाकिस्तान के अंदर जो इंतहाबी पार्टी, जो हमारा इंतहाबी पार्टीज की लिस्ट है उसके अंदर इनकी पार्टी तो बैन नहीं थी, कालअदम करार तो नहीं दी गई थी। तो मेरे ख्याल में जब ये पार्लियामेंट के अंदर गए थे उस वक्त भी मैंने आपके प्रोग्राम में 7 से 8 बजे हम लगातार करते थे, उस वक्त भी चीज़ की मैंने जो प्रेडिक्शन की थी कि ये इनका एक बहुत बड़ा गलत मूव है और अगर ये बेहतर तरीके से चलेंगे इन अकॉर्डेंस विद द बुक ऑफ लॉ तो इनको पीटीआई के प्लेटफॉर्म पे ही अपनी महसूस नशिस्तों को रिक्वायर करना चाहिए, क्योंकि जो इनकी जमात है वो तो मौजूद है, जमात तो कालअदम करार नहीं दी गई। इनकी जमात पे जो इम्प्लीकेशंस, जो इन सैंक्शंस या जो पेनल्टी इम्पोज की गई है वो ये कि इनके जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो बल्ले के निशान के ऊपर इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर सकते। लिहाजा जो आपने बात की कि क्या इनकी लीगल टीम के पार्ट पे शुक्र मौजूद थे, क्या लूप होल्स, क्या इस तरह की कमियां कोताहियां ये कजियां, तो मेरे मुताबिक बाय द बुक ऑफ लॉ या जब हम कानूनी आंखें या चश्मे पहन की चीज़ का एनालिसिस करते हैं तो बहुत सारी ऐसे लूप होल्स, ऐसे टेक्निकल एरर्स मौजूद थे कि जिसकी वजह से जो है फैसले इनके अगेंस्ट आए। अगर यही चीज़ें दुरुस्त सिमत में चली जाती तो मेरा नहीं ख्याल कि अगर इंट्रा पार्टी इंतखाबात इन अकॉर्डेंस विद द बुक ऑफ लॉ हो जाते तो किसी तरीके से भी बल्ले का सिंबल इनसे चिंता या 13 जनवरी का जो फैसला था उनके अगेंस्ट आता या फिर उसके बाद उनको साहब मिर्जा की पार्टी के अम्ब्रेला के नीचे जाके महसूस नशिस्तों के लिए रिक्वेस्ट करनी पड़ती। इनकी जब अपनी पार्टी मौजूद थी, ये जितने भी बिग ब्रेन्स हैं वकालत के, हामिद अली खान साहब हैं या दीगर हैं, मिनिस्टर गौहर साहब हैं, तो ये जो पार्टी की साबका सीनियर क़यादत थी, जो एलिगेशन या एक्विजिशन इन पे इम्पोज करें वो इतनी जल्दी डिस्पेल या स्ट्राइक डाउन नहीं होंगे, क्योंकि बहुत सारी ऐसी लीगल डीमेरिट्स थी जिसको प्रमोट या प्रवेल किया गया इनकी सीनियर क़यादत की तरफ से, जिसकी वजह से जो इतना बड़ा जो इंतहाबी मार्का था जो 8 फरवरी को इलेक्शन थी उससे पहले जो है मेरे ख्याल में पीटीआई के पास काफी अफसोस मलने के अलावा और कुछ नहीं था, क्योंकि अवाम की जो हमायत इलेक्शन के अंदर नजर आई, जिस तरीके से अवाम ने इनको जो है वो झोलियां भर भर के वोट दिए, तो अल्टीमेटली अगर इनके पास बल्ले का निशान होता और तमाम लीगल फॉर्मेलिटीज ये लोग पूरी कर लेते तो आज किसी बेहतर सरफेस पे ये लोग खड़े होते या बेहतर फुटिंग पे ये लोग खड़े होते। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि मामला को ठीक तरीके से टैकल नहीं किया गया जिस तरह से साबका क़यादत कह रही है, और अगर ठीक तरीके से टैकल हो जाते तो सिनेरियो डिफरेंट होता? बिल्कुल सिनेरियो डिफरेंट होता। मैंने वो 2-3 चीजें बड़ी मोटी चीजें आपको गोशगुजार की, क्योंकि
गुज़िश्ता 3-4 दिनों से जो लाइव स्ट्रीमिंग की जा रही है सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग की, उस प्रोसीडिंग के अंदर आप देखें तो बहुत सारी ऐसी टेक्निकल एरर थे जो कि पीटीआई के बुकला की तरफ से साबका केसेस के अंदर की गई थी, जिसपे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान खुद ये कह गए कि ये काम करना पीटीआई की सियासी खुदकुशी करने का मुतरादिफ था। तो मैं ये समझता हूँ कि इतने बड़े ब्लंडर्स इनके बुकला की तरफ से कर दिए गए, अगर मोर एक्टिवली, मोर एक्सपीडिशियसली और मोर केयरफुली ये सारी चीजें देख ली जाती, इंट्रा पार्टी इंतखाबात हो जाते, उस पर बजिद होने की जरूरत नहीं थी। अगर हालातों वाकयात या हवाएं या आंधियां या तूफान या दलदले आपकी अगेंस्ट में चल रहे हो तो आपको मजीद एहतियात बरतने की जरूरत होती है। यू आर स्विमिंग अगेंस्ट द टाइड्स, और जब आप समंदर की लहरों के खिलाफ लड़े और अपनी तैयारी भी ना करें और केयरफुल इन चीजों का वक़ास साहब साथ ही रहिएगा। नदीम कुरैशी साहब ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है, उन्होंने ज्वाइन किया है, बात में थोड़ा मजीद वजन आ जाएगा प्रोग्राम में, वो जो है वो हाइप हो जाएगी इस चीज़ की भी कि उनका भी नुक्ता नज़र आ जाएगा, उनसे भी जान लेते हैं। वक़ास साहब, नदीम साहब, सबसे पहले तो आपको खुशामदीद कहेंगे प्रोग्राम के अंदर। सर, बातें बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही हैं आपकी पार्टी के अंदर के इख्तलाफात हैं, फिर साबका वाले जो बड़े लीडर्स थे, मशहूर लीडर्स थे, फवाद चौधरी साहब, फिर शांताना गुलजार साहिबा की बात कर ली जाए, फिर मौजूदा पार्टी के अंदर शेर अफजल महवर साहब कुछ ज़्यादा खुश नज़र नहीं आ रहे, शिबली फराज साहब की टसल है फवाद चौधरी साहब के साथ, फिर शहरियार अफरीदी साहब ने कहा कि मैं इस्तीफ़ा दे दूँगा, और उमर अयूब साहब के इस्तीफ़े की बात होने लग गई। तो मामला को प्रॉपर तरीके से चल नहीं रहे हैं, इख्तलाफात वाकई हैं या फिर नज़र आ रहा है बाहर सिर्फ के हैं? अब बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बहुत शुक्रिया उमर साहब, थैंक यू वेरी मच। देखिए, मैं गुजारिश करूं बतौर एक सियासी वर्कर के, मैंने तो हमेशा ये देखा कि गवर्नमेंट्स हमेशा हल्फे तनकीद रही, तवज्जो का मरकज रही, मीडिया की भी और सहाफ़ी लोगों की भी, एनालिस्ट की भी। ये पहला दौर है पाकिस्तान में कि गवर्नमेंट की पॉलिसियों से, गवर्नमेंट की गुड गवर्नेंस से, गवर्नमेंट की मुआशी पॉलिसियों से कोई शख्स उस पर मोतरज़ नजर नहीं आता। जो मैं मेन स्ट्रीम मीडिया देखता हूँ, उन सब का जो फोकस है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर है। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है कि वो अपोजिशन जमात होकर, एक ऐसी जमात होकर जो फिलवक्त पूरे सिस्टम की एक विलन का किरदार अदा कर रही है। हालांकि पाकिस्तान की आवाम की वो हीरो है, पाकिस्तान की आवाम की आंखों का वो तारा है, पाकिस्तान की आवाम की वो दिलों की धड़कन है। लेकिन चूंकि सिस्टम को पता है कि अगर ये जमात किसी भी तरह से पार में आ गई तो जो एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल एलीट है पाकिस्तान की, उनका टारगेट और उनकी मंजिल अब सिर्फ घर बैठना होगा। तो मैं कतई आपको ना तो ये कहूंगा कि जी हम किसी आइडियल सिचुएशन में हैं, हम बड़ी मुश्किल में हैं। कतई ऐसा नहीं है कि हमें किसी भी तरह की आज़ादी हो। आप देखिए, मैं रुकने पंजाब असम्बली हूँ, पंजाब असम्बली की 1870 में गवर्नमेंट पंजाब असम्बली बनी थी, आज तक वो डेढ़ सदी हो गई है, आज तक ऐसा नहीं हुआ कि लीडर ऑफ द हाउस की गुफ्तगू पर एहतजाज करने पर 12 लोगों को उनको सस्पेंड कर दी जाए, उनकी रुकनियत, और बाकी लोगों के लिए असेंबली सेक्रेटेरिएट के दरवाजे बंद कर दिए जाए। ऐसा कभी नहीं हुआ। तो मतलब सिस्टम अब ये चाहता है कि हम सब उनके सामने सरे तस्लीम हम कर दें, हम सब उनके सामने दो जानों बैठकर उनकी जो नई लीडरशिप जो वो इंजेक्ट करना चाह रहे हैं सिस्टम में, जो उन्होंने इंजेक्ट कर दी है, मतलब ये जो तजर्बा है मरियम नवाज साहबा का, ये भी एक प्रोजेक्ट है। और अब जो फैसला साज है, उनकी ख्वाहिश है कि उस प्रोजेक्ट को हम सर तस्लीम हम करके बर्दाश्त करें, हम उनकी तकरीर में पिन ड्रॉप साइलेंट दें, उनको बोलने, हम वहां बात ना करें, मतलब उनको मुकम्मल बात करने का मौका दें। तो अच्छा, नदीम साहब, कतई कलामी की माफ़ी, अगर तो कोई SOPs के साथ चीज़ चल रही है, अगर तो जाहिर सी बात है, अगर वो साइलेंस साहब की तकरीर के अंदर मांग रहे हैं तो वो अल्टरनेट तौर पे आप जब तकरीर कर रहे होंगे या लीडर ऑफ द अपोजिशन तकरीर कर रहा होगा तो वो भी तो साइलेंस का मुजाहरा करेंगे। तो अगर ये SOPs बन रहे हैं नए, तो इसमें क्या मुजाहिका है सर? बनने दें और अच्छा माहौल हो जाएगा, आपकी बात भी आसानी से सुनी जाएगी, उनकी भी आसानी से सुनी जाएगी। देखिए, मैं आपसे गुजारिश करूं, SOPs हमेशा दो तरफा होते हैं, इस पर सबको अमल करना होता है। यहाँ अपने लिए कानून और है, अपने अपोनेंट के लिए कानून और है। अगर पंजाब के 12 करोड़ सूबे की असेंबली मरियम नवाज साहबा को उनका वो वादा याद दिलाती है कि जो उन्होंने इंतखाबी कैंपेन में कहा था कि पाकिस्तान की तारीख में पहली बार 300 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वाले को बिजली का बिल नहीं आएगा, अगर ये वादा याद दिलवाना कोई जुर्म है
तो फिर हम बहुत बड़े मुजरिम हैं। अगर कोर्ट फीस और कोर्ट फीस एक्ट को चेंज करके एक 5 मरले 10 मरले एक कनाल के घर वाले मिडिल मैन को उसकी प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त में, उसके लीगल एग्रीमेंट्स में अगर उसकी फीसेस में होशरुबा इजाफा अभी आ जाएगा ना, आज 30 जून है, कल 1 जुलाई हो जाएगा और ये अगले इसी मंथ से ये बजट लागू हो जाएगा। तो अगर एग्रीकल्चर पे बात करना, एजुकेशन पे बात करना, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पर बात करना जुर्म है, तो फिर हम बहुत बड़े मुजरिम हैं। अगर हम बतौर अपोजिशन वहां बैठकर सिर्फ इनके बातिल शिकन खिताब सुनते रहे, इनकी झूठ पर मबनी एक दूसरे की तारीफ और तासीफ सुनते रहे, हम अवाम को क्या जवाब देंगे? अगर हम अवाम को जवाब दें तो फिर हमें जायज अंदाज में, जमहूरी अंदाज में असेंबलीज के रूल्स एंड प्रोसीजर, पाकिस्तान का आइन और कानून हमें ये इजाजत देता है कि हम बात करें। ऐसा नहीं है कि हमने कोई खुदा ना खास्ता वहां को बेहूदगी की है, उनकी शान में कोई गुस्ताखी की है। लोग अजान हो रही है तो बोल सकते हैं, कोई नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो तो वहां लोग बोल सकते हैं। मरियम नवाज साहब आप गुफ्तगू करें तो इनके गुफ्तगू में बोलने के लिए फारूक साहब, चाहिए। फारूक साहब साथ ही रहिए हमारे साथ जो है वो फारूक हमीद साहब भी हैं, तज्ज़ियाकार हैं और इनको भी ऐड कर लेते हैं अपनी गुफ्तगू के अंदर। फारूक साहब, इख्तलाफात बहुत बढ़ते जा रहे हैं, ना सिर्फ जो है वो तरीके इंसाफ के अंदर, बल्कि जिस तरह से अभी बात की नदीम कुरैशी साहब ने कि पंजाब असम्बली में भी मामला बहुत ज़्यादा गर्म है और तारीख में पहली बार शायद हुआ होगा कि इतनी बड़ी तादाद में लोग जो है वो उनको असम्बली की रुकनीत भी मुअत्तल की गई और 15-15 सेशंस के लिए कर दी गई और उसके बाद 107 अरकान असम्बली के गेट के बाहर खड़े हो गए और मामला काफ़ी कशीदा है मुल्क की सियासत के अंदर। मेरी आवाज आ रही है आप? जी सर, आ रही है। देखिए, बात है इस पे पाकिस्तान देश तो पीक के ऊपर है और ये आपको पंजाब असेंबली भी नजर आ रहा है। जब से ये वजूद में आई है 8 फरवरी के इलेक्शन, तो ये तो ठीक है। कल जो क्लैश देखे हम गवर्नमेंट, ये एक्सपेक्ट था जिस तरह पॉलिटिकल हालात हुए हैं, बट नॉट गो कि हम देख डेट्स होते नहीं हैं, चाहे नेशनल जो 1-2 मिनट में पास हो जाता है जब है, जो कि पार्लियामेंट का सही जो एक फारूक साहब आपकी आवाज़ में टेक्निकल इशू है, उसको भी हम रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और नदीम कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बैरिस्टर वकास अब्रेज साहब हमारे साथ मौजूद है। साथ ही रहेगा आप तीनों, एक ब्रेक की जानिब बढ़ते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो यहीं से अपनी गुफ्तगू का आगाज़ दोबारा से करते हैं। तो स्टे विद अस। वेलकम बैक जी, पावर शो में एक बार फिर से खुशामदीद आपको कहते हैं। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर इख्तलाफात की और बात चली तो फिर पंजाब असम्बली पर आ गई कि जहाँ पर जो है वो हुकूमती और अपोजिशन अरकान के दरमियान काफ़ी लड़ाई हुई है। पंजाब असम्बली का माहौल काफ़ी ज़्यादा जो है वो टेंस हो गया है और फिर कुछ अरकान को मुअत्तल भी किया गया। उसके बाद जो है वो कुछ अरकान जो हैं वो तकरीबन 107 अरकान असम्बली के गेट पे खड़े रहे और बाकायदा जंग का माहौल बना रहा। तो ये एक तो अंदरूनी पार्टी के इख्तलाफात, दूसरा हुकूमत और अपोजिशन के इख्तलाफात, इस पर बात करेंगे हम। फ़ारूक हमीद साहब की तरफ से हम जो है वो ब्रेक पर गए थे, उन्हीं से ही बात का आगाज़ करेंगे। फ़ारूक साहब, अब मामला जो है वो किस तरफ जाता देख रहे हैं सर आप? पहले तो आप अपना कमेंट उस पर दीजिए कि जो टॉपिक आज हमारा है कि इल्ज़ाम बहुत ज़्यादा लग रहे हैं साबका क़यादत की तरफ से मौजूदा क़यादत के ऊपर और मौजूदा क़यादत उन तमाम इल्ज़ामात को डिसऑन कर रही है। आपको क्या लगता है कि वाकई तौर पर सही तरीके से वो केसेस को प्रेजेंट नहीं किया गया कोर्ट के अंदर और फिर जो है वो सज़ाएं जो है बरकरार रहीं, बल्कि जो है वो ड्रैग होते गए तमाम मामले और कभी पटिशन दायर कर लेते थे, कभी निकाल लेते थे, कभी कुछ कर रहे थे, कभी कुछ? क्या चाह रहे हैं? नहीं, देखिए, मैं ओवरऑल अगर देखा जाए पिछले 1.5-2 साल में जितनी लीगल बैटल्स चली हैं, अभी आवाज आ रही है मेरी आपको? जी सर, आ रही है। इतनी लीगल बैटल्स चली हैं, इतना तो क्रेडिट आप दें पीटीआई लॉयर्स या मुख्तलिफ को हर लेवल इन्होंने किया और बात है तो कामयाबी हुई है, केस में नाकामी हुई है, जो तो लॉ पे वो चल रहे हैं और बिल्कुल जो पॉसिबल था फ्रॉम दैट क्यों कि अब का एक केस रहता है कि वो बेल नहीं हुई है, जेल सस्पेंड नहीं हुआ है, ये इद्दत वाला, तो बाकी के लॉयर ने किया। देखिए, मसला पीटीआई के अंदर जो आए हैं जो कि जाति लोग नहीं थे और पार्लियामेंट
आगे जारी बात है, उन्होंने उसमें लॉयल्टी है, नॉट डूइंग वेल विद द ओरिजिनल सियासी लोग जो कुछ जेल में है या जेल से बाहर आ रहे हैं। और एक ये है कि जो दूसरा thing है, जो पहले मैंने कहा कि जो जेल से बाहर आए हैं वो जो जेल नहीं गए और जिनको में बेल मिल गई या लॉयल्टी चेंज कर, पार्टी चेंज कर दी, 3-4 अहम लोग कराची के चौधरी वगैरह, तो वो जेल वाले लोग वो आप annoyed, फील बिट्रेड। आप देखें जेल में तलाश किया, ये लोग जो है ये क्या करते रहे तो वो नहीं की। और अब जब पार्टी लग रहा है कि शायद निकल जाए या कल को कोई हालात बेहतर हो जाए, रिकंसिलिएशन हो जाए और इस तरह की कोई चेंज आ जाए, फिर वांट टू बी बैक इन द पार्टी। और यहाँ पे के इख्तिलाफात सामने आते हैं, ठीक है, ठीक है नेचुरल है। फारूक साहब, ऐड ऑन कर लेते हैं इसको, उनका नज़रिया ले लेते हैं नदीम कुरैशी साहब का। नदीम साहब, जिस तरह से आपने कहा कि आप लोग मुश्किल में भी हैं और मुश्किलात कुछ पैदा भी की जा रही हैं, आपको नहीं लगता कि आपकी जो क़यादत है उसमें तमाम लोग जो हैं वो अदलिया से उनका ताल्लुक़ है और इतने इतने बड़े वकला हैं जिन्होंने बहुत अरसे से बानी पीटीआई के केसेस लड़े, पार्टी के केसेस लड़े, तो वो वेल प्रिपेयर्ड होने चाहिए थे तमाम लोग जो हैं वो अपनी पार्टी को लेकर, अपने लीडर को लेकर, अपने लीडर की रिहाई को लेकर। और लेकिन अब जो सबसे ज़्यादा बड़ा जो है वो ब्लंडर हुआ कि जो पार्टी इंतखाबात का था, जिससे जो है वो आपकी पार्टी का सिंबल आपके हाथ से चला गया, जो आपने इलेक्शंस करवाने थे उसके बारे में जो है वो कोर्ट में जब सवाल किए गए तो तैयारी नहीं थी, बताया ही नहीं जा रहा था उनसे। पहले कहा कि जो इलेक्शन थे वो किसी और इलाके में हुए थे, फिर कहा पेशावर के किसी जहाँ हुए थे, फिर कहा लाहौर में हुए थे, तो सही तरीके से प्रेजेंट नहीं कर पाए। तो आपको नहीं लगता कि ये जो क़यादत है आपकी, जिसमें बहुत सारे वकला हैं, ये सही तरीके से लीड नहीं कर पा रहे हैं, केसेस को सही तरीके से लड़ नहीं पा रहे हैं? जिस तरह से फवाद चौधरी साहब ने कहा, और भी आपके कुछ लोग हैं, हामिद खान साहब ने भी बहुत इस पर तनकीद की है कि ये लोग चाह नहीं रहे हैं कि केसेस हल हों और बानी पीटीआई जेल से बाहर आए। देखिए उमर साहब, ये सारी बेबुनियाद बातें हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वकला की टीम ने जिस कदर मेहनत की है इसकी मादी में मिसाल नहीं मिलती। आज तारीख के औराक सारे पलट कर देख लें, ब्रिगेडियर साहब माशाल्लाह बड़े सीजन्ड और सीनियर एनालिस्ट भी हैं और इन्होंने सारे अदवार देखे हैं। किसी सियासी जमात को इस तरह के थ्रेट्स का सामना नहीं रहा जो जिसका सामना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया। एक आम पॉलिटिकल वर्कर को 6-6, 7-7 बार जेल से रिहाई मिली और जेल के गेट से उनको किसी और मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया गया। और जो लीडरशिप का हशर किया गया वो आपके सामने है। मतलब जिस सिस्टम में जजेस की तैनाती ना की जाए, हाई का जो टेररिस्ट कोर्ट्स थी उनके जजेस की तैनाती गवर्नमेंट के इख्तियार में है। अब पंजाब गवर्नमेंट ने वो जज इसलिए तैनात ना किए कि लोगों का केस ना लगे, चालान मुकम्मल ना हो। खवातीन प्रिजनर्स को प्रिजनर वैन में बिठा के 6-6 घंटे 8-8 घंटे ईजा देने के लिए खड़ा किया जाता है, तो वहां वकला क्या करेंगे? जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो इंतखाबात करवाए, मैं समझता हूं वो उनमें शायद कोई 1-8% को सुकम रह गया हो, लेकिन जो इंतखाबात अभी PMLN ने करवाए हैं, जहां कोई मुकाबला नहीं था, बिला मुकाबला नवाज शरीफ साहब सदर मुंतखब हो गए। हम पर भी ये इल्जाम लगाया गया था कि जी आप तो बिला मुकाबला हो गए। एक जमात को साइड पर करने के लिए पूरा अदालती निज़ाम, और मैं अफसुर्दगी के साथ ये कह रहा हूँ, मुझे अपनी अदलिया का बड़ा एहतराम है, लेकिन पाकिस्तान उमर साहब 65% यंग पॉपुलेशन रखने वाला मुल्क है। आपका नौजवान डिजिटल दौर का नौजवान है, आपका नौजवान वेल अवेयर है, आपका नौजवान बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। आप खुद इस मुआशरे का हिस्सा हैं। आज हम डिजिटल दौर में जिंदा है। किस तरह से आप चीजों को मैनिपुलेट कर सकते हैं, किस हद तक कर सकते हैं, ये एक हद मुकर्रर है, इससे आगे आप नहीं जा सकते। मैं इन तमाम चीजों को मुस्तरद करता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा लीडरशिप खान साहब के साथ सिंसियर खड़ी है। हमें कोई एक महाज पर जंग नहीं लड़नी, हमें कई महाजों पर लड़ना है। हमसे जो हमारे हम ख्याल सियासी जमातें हैं उनको भी रोका जा रहा है हमारे साथ बैठने से। हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप में कंफ्यूजन पैदा की जा रही है। और इस वक्त आप देख लें, अभी 2 बजट्स आए हैं, तमाम प्रोविंशियल असेंबलीज के आए हैं और फेडरल का बजट आया है। बजाय ये कि हमारी डिबेट बजट्स पे हो, बजाय ये कि हमारी डिबेट इस बात पर हो कि पाकिस्तान का आम आदमी जो अब रोटी के लिए खुदकुशी पर मजबूर है, उसकी बेहतरी की कोई बात की जाए।
डिबेट का टारगेट क्या है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदरूनी इख्तलाफात। कौन से अंदरूनी इख्तलाफात हैं? इसी लीडरशिप की मौजूदगी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तान की तारीख के एक ऐसे इंतखाबात जिसमें हमें ऑलमोस्ट जमीन दोज कर दिया गया था, बेपनाह शानदार कामयाबी हासिल की। निशानात नहीं थे हमारे पास, हमें कैंपेन अलाउ नहीं थी, हमारा कोऑर्डिनेशन नहीं था, हम एक दूसरे से राब्ते में नहीं थे। बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे थे जो अपने इंतखाबी हलकों में नहीं जा सकते थे। इसके बावजूद आप फॉर्म 45 पर नताइज मुरतब करें। पाकिस्तान की तारीख में किसी जमात को इतनी फकीदुल मिसाल कामयाबी नहीं मिली। और मैं उमर साहब, मुझे एज ए मुहिब वतन पाकिस्तानी, एज ए कॉमन मैन के रिप्रेजेंटेटिव, नदीम जो साहब। बात बहुत तकलीफ देती है सारे एपिसोड में, वो पाकिस्तानी कौम का रिएक्ट करना है। पाकिस्तानी कौम ने जिस तरह से रिएक्ट, वरना शायद मुझ जैसे लोग मायूस होकर घर बैठ जाते। सर जब वो हम रिएक्ट करते तभी हैं तो चाहते आप लोग डिसऑन कर देते हैं उन लोगों को, नहीं, मानने से नहीं, इनकार कर मैं देते रिएक्ट से हैं। मुराद- आपकी सीनियर मैं रिएक्ट क़यादत से जो है वो मुराद- मानने से मैं- इनकार कर देती है कि हमारे बंदे ही नहीं है। मैं रिएक्ट से, उमर साहब, मैं रिएक्ट से जितने मुराद बड़े जो इश्यूज आठ जो हैं वो जिसमें पहले ट्वीट किए गए, तमाम मामलात हुए, तो उसके बाद आपकी पार्टी की आदत कहती है हमारे बंदे ही नहीं है। इसलिए तो आप जब भी एहतजाज की कॉल देते हैं बंदे निकलते ही नहीं है, उनको पता है कि डिसऑन कर देंगे हमें। आपने मेरी बात को कोई और लाइन दे दी जो मैं कहना चाह रहा हूँ। मैं तो कहना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तानी कौम ने 8 फरवरी को अपने वोट से, अपने जमहूरी हक से, जिस तरह से मुखालिफ पार्टियों को नीचा दिखाया, जिस तरह से PMLN जो एक तरह से फ्यूचर की गवर्नमेंट बनाने वाली पार्टी थी और बड़ा तासुर आम था कि PMLN की गवर्नमेंट बन रही है, उसके बावजूद उनके कैंडिडेट्स को 12-12, 15-15 हजार वोट मिले। मतलब नवाज शरीफ जैसा शख्स जो 3 बार के वजीर आज़म रहे हैं, वो फॉर्म 45 पर नहीं जीत सके। अच्छा, मुझे एक चीज की समझ फॉर्म 45 पर नहीं जीत एक सके। चीज की मुझे समझ नहीं आ रही। मैं वकास अबरेज साहब की तरफ जाऊंगा, उसके बाद वो सवाल आपसे ज़रूर करूंगा, और वो सवाल मैं फारूक हमीद साहब से भी करूंगा, फिर बैरिस्टर वकास अबरेज साहब से। बैरिस्टर साहब, पहले जो बातें नदीम कुरैशी साहब ने की कि मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानता कि ठीक तरीके से केसेस प्रेजेंट नहीं किए जा रहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बुकला की जानिब से। आप क्योंकि एक जो है वो कानूनी माहिर हैं, आप खुद भी एक वकील हैं, और जिस तरह से केसेस लड़ रहे हैं आपके सामने है सर, कि जो भी पूछा जाता है वो जो जवाब होते हैं वो भी आपके सामने है। तो ज़रा आप क्लियर कर दीजिए नदीम साहब को भी, और कि क्या मामलात हैं, सही तरीके से वाकई हो रहे हैं प्रेजेंट तमाम मामलात। जहाँ से मैंने अपनी लास्ट गुफ्तगू छोड़ी थी वहीं से स्टार्ट करूंगा कि जब हालात वाक़यात आपके अगेंस्ट नजर आए और ये लगे कि दूसरी पार्टी को जो 2 दहाई सीरियस से जितवा दिया जाएगा, उनके सारे केसेस के अंदर उनकी सजाओं को खत्म कर दिया जाए या मुअत्तल कर दिया जाए या सस्पेंड कर दिया जाए, और उसके बाद यू आर स्विमिंग अगेंस्ट द टाइड, हालात वाक़यात आंधी तूफानों के अगेंस्ट आप चल रहे, तो आपको शायद अपनी प्रेपरेशन जो है वो 80 से और 90% की बजाय 101% करनी चाहिए। जो इंट्रा पार्टी इंतखाबात थे उसमें बिल्कुल सुकम मौजूद थे, और जब इनसे बारहा पूछा भी गया बल्ले का सिंबल लेने से पहले, उस वक्त भी इनके पास अप्रोप्रिएट और कोजेंट जो है वो आंसर्स मौजूद नहीं अच्छा, थे। नून लीग के इंतखाबात में, सॉरी कटा कलामी माफ़ी, आप ही बात को कंटिन्यू कीजिएगा, मैं ज़रा क्लियर कर दूं नदीम साहब को भी कि नून लीग और PTI के इंतखाबात इंट्रा पार्टी जो थे उसमें फ़र्क ये था कि नून लीग के इंतखाबात में सारा मीडिया था, सारे अरकान थे, लेकिन आपके इंतखाबात में ना कोई मीडिया था और ना कोई जो है वो स्पेशल तौर पर जो है वो लोग यहाँ से टिकटें करवाई और वो गए और वो प्रूव भी नहीं कर सके। जी वकास साहब। और फिर उसके बाद फर्दर जो मैंने जो चीज़ आपको गोशगुजार की थी कि आपको सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के शेल्टर के नीचे या अम्ब्रेला के नीचे जाके महसूस नशिस्तों की और सीख करने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। जो आपकी 84 महसूस नशिस्तें बनती थी, ऐसी जमात के साथ आप अलायंस में जा रहे हैं जिसका खुद कोई वजूद नहीं है और जिसके पार्टी के चेयरमैन ने शादुद्दीन इंडिपेंडेंट कैपेसिटी के अंदर इलेक्शन कंटेस्ट किया है। आपकी जो सियासी जमात मौजूद थी, आपकी सियासी जमात तो डिजर्व तब होती जबकि आइन के आर्टिकल 17(3) के तहत आपके अगेंस्ट रेफरेंस आता, आपकी जमात का कालदम होती, बैन होता, और सुप्रीम कोर्ट वो बैन जो है इनफीलियल इंटैक्ट रखते हुए आपकी जमात को कालदम करार देती, और इलेक्शन कमीशन को ये डायरेक्शन देती कि इस जमात को जो है वो पाकिस्तान की जो इनलिस्टेड पॉलिटिकल पार्टीज हैं उसकी लिस्ट से डिस्पेल या स्ट्राइक डाउन किया जाए। तो आपकी जो जमात है वो तो इलेक्शन कमीशन में भी रजिस्टर्ड है, आपकी जो जमात है वो तो अभी भी एग्जिस्ट करती है। जो चीज़ें जो पेनल्टी के तौर पे, सैंक्शन के तौर पे इन पे इम्पोज की गई थी वो ये की गई थी कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात ना करवाने की वजह से बल्ले का सिंबल वापस ले लिया गया था, इंडिपेंडेंट कैपेसिटी के अंदर लड़े। ये एक पॉलिटिकल बहस है कि उस वक्त जो हालात वाक़या जो थे वो क्या इनके लिए साजगार थे, वो तो बिल्कुल साजगार नहीं थे। हाल तो के 2018 के अंदर भी जो इंतखाबात हुए थे उस वक्त जो है वो नून लीग को बड़ा टफ टाइम फेस करना पड़ा था, लेकिन इस तरीके से उनकी दीवार को, जमात को दीवार के साथ नहीं लगाया गया था
कि आप जो है अपने कागजात नामजदगी जमा करवाने जाएं तो वहां से गिरफ्तार कर ली जाएं, आप टीवी पे प्रोग्राम करने जाएं तो वहां पे गिरफ्तार हो जाएं, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगे तो वहां पे गिरफ्तार हो जाएं, आप अपने जो है इलेक्शन जो पोलिंग एजेंट्स है वहां का जाके विजिट तक करने से काफी ना, लिहाजा इनके लिए एक बड़ा टफ टाइम था और आवाम ने फिर भी इनको मैंडेट दिया। लेकिन अगर हम वो इलीगल टेक्निकलिटीज की तरफ से आ जाएं तो मेरा बतौर स्टूडेंट ऑफ लॉ मानना है कि बहुत सारी टेक्निकल एरर्स मौजूद हैं और जो अभी मौजूदा कन्फ्लिक्ट्स या कंट्रोवर्सीज इनकी जमात में है, ये भी देखे 2-3 धड़े हैं, वो लोग जिन्होंने बहुत ज्यादा सेक्रीफाइसेस की, आल्दो के बहुत से लोग जो पॉलिटिकल इस पीटीआई को जो हैदराबाद किया है कि उनके बहुत से मसाइल थे, उनको अजियतें दी गई, बहुत सारी सोबतें बर्दाश्त करना पड़ी, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ लोग इन तूफानों में रांदियों में खड़े रहे, जिसमें शहरियार अफरीदी और बहुत से दीगर लोग थे जो पार्टी के साथ खड़े थे। अब वो लोग या शेर अफजल मरबत जैसे लोग इन लोगों को तनकीद का निशाना तो बनाए कि जितना शिबली फराद है, ये दूसरे लोग हैं जो पहले वजारतें सफारतें तमाम चीजें इंजॉय करते रहे और जब पार्टी में कठिन एक मुश्किल दुश्वार वक्त आया तो उस वक्त जो है वो भी दूसरे लोगों की तरह बहती गंगा में हाथ धोते हुए पार्टी को अलविदा कह के, और आज फिर जब पार्टी जो है वो बेहतरी की तरफ आ रही है, पार्टी का जो है वो फिर वही हाइप और खान साहब के 3 मुकदमा खत्म हो गए और इद्दत केस के अंदर ये इनके ऊपर जो तलवार लटक रही है सजा की, ये भी खत्म हो जाती तो खान साहब जो है वो बिहाइंड दी बार ना रहते। तो अल्टीमेटली पार्टी के अंदर जितने भी इख्तिलाफात हैं, हाल तो कि ये जमहूरियत का हुस्न है। वकास साहब, आपने जो बात छेड़ी है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल वाली, मखसूस नशस्तों वाली, उसी पे ही अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करते हैं जी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशस्तों के जो केस का मामला है, उसमें भी जस्टिस अतर मिनुल्लाह का इजाफी नोट आ गया है। उन्होंने कहा कि बादियों नज़र में सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत तशरीह की गई है और ये केस आजकल चल भी रहा है। तो सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है, बात का आगाज़ जो है वो फारूक हमीद साहब आपसे करेंगे कि सर अब ये जो सीट्स हैं ये आपके ख्याल में मिल पाएंगी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? देखिए, पहली बात है कि जस्टिस मार्क्स आए हैं, ये जो आपने जिक्र किया है तो मतलब रिमार्क्स हैं कमीशन पे, और दूसरी यह है कि हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब है जनाब आपकी पार्टी को बिल्कुल में किया SIC के तरफ क्या चल पड़े। याद ये उस कंफ्यूजन टाइम थोड़ा ये के जो लीडर्स हैं और उस से गलती हुई जिसकी वजह से बाद में ये सारी गड़बड़ जो है ये पैदा हुई है। लेकिन अच्छा सवाल जो एक और आपने किया इम्पोर्टेंट है इस केस, ये बुनियादी सवाल जनाब बताएं कि PMLN पीपल्स पार्टी को या बाकी पार्टी को उनके सीट के मुताबिक उनको अप्रोप्रिएट बनता हुआ रिजर्व तो मिल गई है, तो ये जो बात बच गई है इस कानून को मिल सकती है। और कारण था कि जब इस तरह की बातचीत हुई है तो पाकिस्तान के लॉयर थे उनके पास कुछ नहीं था। ये ऑनरेबल जस्टिस आयशा मलिक साहिबा और जज ने बड़े क्वेश्चन किए। मैं समझता हूँ का मामला बहुत ट्रिकी है कि कैसे सिचुएशन को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट आप कर अभी तो यू कांट से मसला किस तरह सब ऐड कर लेते हैं इसी बात में ऐड कर लेते हैं नदीम कुरैशी साहब को। नदीम कुरैशी साहब, अब ये जो केस चल रहा है और जो रिमार्क्स आ रहे हैं जिसमें चीफ जस्टिस साहब का भी जो है वो रिमार्क्स असल में आया था कि वो बंदा लेके आए, वो किस बंदे ने जो है वो आपको ये मशवरा दिया था कि छोड़ दो पार्टी, दूसरी पार्टी में चले जाओ। जब आप लोगों को अब ये सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सिंबल सिर्फ लिया था ना इलेक्शन ना करवाने के ऊपर, पार्टी तो वही थी, जब एक दूसरी पार्टी के सिंबल के ऊपर इलेक्शन लड़ा जा रहा था तो व्हाई नॉट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ही कोई दूसरा सिंबल सजेस्ट हो जाता तो उस पर ही इलेक्शन लड़ लेते अगर यही नतीजे आने थे। असल में मेरे ख्याल में यहाँ जो बातें गर्दिश कर रही हैं आप लोगों को डर ये था कि हो सकता है किसी और सिंबल के ऊपर जो है वो इलेक्शन हार ना जाए। देखिए, मैं गुजारिश आपसे करूं उमर साहब, हम बुनियादी तौर पे सब लोग ये समझ रहे हैं कि शायद हम किसी ऐसी कौम से ताल्लुक रखते हैं जो सोचने समझने की सलाहियत से कासिर है। यकीन करें, हम अपने इदारों की जो रही सही साख है, इस तरह के कमेंट्स देके, इस तरह की गुफ्तगू को ज़ेरे बहस लाकर हम अपने इदारों की रही सही साख को भी तबाही के दाहने पर ले आए हैं।
अभी बैरिस्टर साहब ने बड़ा ठीक कहा, ये साहिबान इख्तियार और इक़्तिदार उस वक़्त कहाँ थे जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के नॉमिनेशन पेपर्स आरओज़ के ऑफिसेज़ के बाहर से छीने जा रहे थे। क्या कोई उस वक़्त सुमोटो एक्शन हुआ? ये लोग उस वक़्त कहाँ थे जब मनपसंद लोगों के कागज़ात नामज़दगी रिजेक्ट किए जा रहे थे और मनपसंद लोगों के एक्सेप्ट किए जा रहे थे? ये सारा निज़ाम उस वक़्त कहाँ खड़ा था जब लोगों ने वोट किए उन निशानात को, जो निशानात किसी को बिल्ली, किसी को बकरी, किसी को जूते की जोड़ी, किसी को घड़ियाल, किसी को सुरंग, किसी को इंग्लिश अल्फाबेट्स के निशान दिए जा रहे थे। और जब उन निशानात की काउंटिंग हो रही थी, तो काउंटिंग में जब वो निशानात जीत रहे थे, चूंकि पाकिस्तान की अवाम को पता चल गया था कि ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान की इस पॉलिटिकल अशराफिया के खिलाफ खड़े हो गए हैं, जिन्होंने 76 साल से इस मुल्क को ना सिर्फ लूटा, इस मुल्क के वसाइल को बैरून मुल्क मुंतकिल किया, अपने वसाइल बाहर इन्वेस्ट किए, बाहर के इन्वेस्टर को ये यहाँ की ऑफर करते हैं, अपने बच्चों को ये बाहर पढ़ाते हैं, यहाँ के निज़ाम तालीम पर गुफ्तगू करते हैं, अपने तमाम इनके इंटरेस्ट। नदीम कुरैशी साहब, एक ब्रेक की जानिब में बढ़ना है, ब्रेक के बाद आएंगे जो है वो डिस्कशन का आगाज़ करेंगे। तो फारूक साहब आप भी साथ रहिएगा, वकास साहब आप भी साथ रहिएगा, नदीम साहब आप भी साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, यहीं से आगाज़ करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी, एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं पावर शो में। ब्रेक से पहले बात करते हैं स्पेशल सीट्स के ऊपर कि आया कि स्पेशल सीट्स उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। नदीम कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, फ़ारूक हमीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वकास अब्रेज़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नदीम कुरैशी साहब से आगाज़ करेंगे। सवाल एक करना चाहूँगा नदीम साहब, तमाम बातों को जो है वो मलूज़ ख़ातर रखते हुए जो आपने की, जो बाकी तमाम एनालिस्ट ने और माहिर कानून साहब ने की, आपने कहा कि मतलब कि साथ नहीं दिया जा रहा है, इदारे साथ नहीं दे रहे और मामला जो है वो इदारे तो साथ देना चाह रहे हैं और वो बातें जो वो गर्दिश कर रही हैं कि केस की प्रेजेंटेशन ठीक तरीके से प्रेजेंट नहीं किया जाता, उस तरह से जो है वो सही तैयारी नहीं होती, उस वजह से जो है वो मामला जो है बिगड़ जाते हैं। अब एक और चीज़ आई कि अमरीकी पार्लियामेंट की जानिब से जब ये कहा गया कि इलेक्शन पाकिस्तान में शफाफ नहीं हुए, तो तब आपकी पार्टी अमेरिका के साथ हो गई और जब साइफर लहराया गया कि इन्फ्लुएंस कर रही है हमारे मुल्क के अंदर, मुल्क की सियासत के अंदर और तमाम चीज़ों के अंदर, तब अमेरिका गलत था। अब आपके हक़ में बात हो गई तो अब अमेरिका हमारा जानशीन बन गया, हमारा दोस्त बन गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। ये दौरा मेयार जो है वो ये वक्त को देखकर टिल्ट बदल लेना, तो क्या आपके ख्याल में गलत नहीं है? अब भी अमेरिका को गलत कहें कि क्यों हमारे अंदरूनी मामलात में जो है वो दखल अंदाजी कर रहे हैं? देखिए, एक तो मैं आपकी बात का सवाल का जवाब देने से पहले एक चीज ऐड कर दूं। शायद लोग भूल गए हैं, जिस रोज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सिंपल अलॉट होना था, केस की हियरिंग चल रही थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, वो लास्ट डेट थी कैंडिडेट्स को सिंपल अलॉट होने की। रात 12 बजे फैसला आया कि जी तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान ले लिया गया। और उस 12 बजे के बाद कौन सा टाइम ऐसा बचता था कि तहरीक इंसाफ के लोग अपने आप को ये साबित करते कि वो किस जमात से हैं, जब उनसे बल्ले का निशान ले लिया गया और जो टिकट्स उनके हाथ में थे वो टिकट ही सबमिट नहीं करवाने दिए गए। जैसे जैसे हियरिंग चल रही थी वैसे वैसे आरओज टाइम बढ़ा रहे थे निशान अलॉट करने का। पता नहीं लोगों की मेमोरी ऐसे कहाँ चली जाती है। दूसरा, बैरिस्टर वकास साहब ने बड़ी सर वो टाइम मेरे ख्याल में इसलिए बड़ा था कि वकला कुछ अच्छा जवाब पेश कर दें तो हो सकता है साइन यही रहे। इसको पॉजिटिव इस एंगल से भी तो ले लें। जिन वकला ने बहुत सारे अपने मुल्जमान के अच्छे पॉइंट्स पर बेल्स करवाई और बाद से उनको किसी और केस में गिरफ्तार कर लिया गया, वो वकला है, कोई सामरी जादूगर नहीं है कि उनको हर चीज का अंदाजा हो। अच्छा। और दूसरा, वकास साहब ने जो बात की, बैरिस्टर साहब ने, इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा। मतलब किसी शख्स के हाथ बांध दिए जाए, उसके दोनों पांव बांध दिए जाए, उसकी आंखों पे पट्टी बांधकर उसको ड्राइविंग सीट पर बिठा दिया जाए और फिर कहा जाए कि जी आपने इशारा तोड़ दिया, आपने सही ड्राइव नहीं की, आपने अपनी लेन ब्रेक कर दी है, ये हादसे के जिम्मेदार आप हैं। लेकिन अब आप एक पूरे सिस्टम को किसी एक दो लोगों की ख्वाहिशात के लिए, पॉलिटिकल लोगों के लिए, जो मुझे समझ आ गया, मैंने मरीम नवाज साहब की तकरीर सुनी है ना, तो मैं मेंटली प्रिपेयर हो गया हूँ जी। अब ये प्रोजेक्ट लॉन्च हो गया है, अब पाकिस्तान के 25 करोड़ लोग इनकी गुलामी के लिए हमतन गोश रहे। ठीक है, हमतन गोश है, लेकिन मेरा सवाल वहीं पे ही है कि अमेरिका वाली मैंने बात की कि अमेरिका वाली, देखिए आपको गुजारिश कर दूं, मैं फिर आपको ये अर्ज कर दूं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जितनी लीडरशिप मौजूद है, हर शख्स ने अपने अपने तौर पे हर वो तकलीफ बर्दाश्त की है
जो उसका हक नहीं था। लेकिन हम सब पाकिस्तान की सालमियत के, पाकिस्तान की मजबूती के, पाकिस्तान की के इस्तेहकाम के ख्वाहिशमंद भी है, दुआ गो भी है। ये हमारी धरती है, हमें अपनी माँ की तरह अपनी इज्जत करा दीजिए। जहाँ तक आपने बात की अमेरिकन वहाँ जो मोशन मूव हुई है, देखिए मैं आपको गुजारिश ये कर दूं, बड़ी बड़ी वाज़ेह सी बात है, क्या पाकिस्तान के इंतखाबात पर पाकिस्तान की अपनी पॉलिटिकल पार्टीज मुतमईन है? शायद खान अब्बासी साहब का ताल्लुक किस जमात से है? मोहम्मद जुबैर साहब का ताल्लुक किस जमात से है? छोड़ गए जावेद लतीफ सर, साहब छोड़ का गए हैं, ताल्लुक वो किस जमात से है? छोड़ गए हैं, जी, छोड़ गए हैं सर। सुने ना, वो तो लेना। वो दिल हो जुबानी सकता में है जिस जान तरह के से आप मानता हूं, कहते हैं, जिस मुझे जिस तरह से आप कहते हैं प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, हो सकता है वो किसी प्रोपेगेंडे के तहत आपके हक में बोल रहे हो। गुजारिश तो सवाल मेरा जी, सिर्फ जी, जी, सिंपल है बिल्कुल, सर कि क्यों अब क्यों बिल्कुल, हमायत की जा रही है, अब क्यों उनकी बात मानी जा रही है, जब पहले वो गलत थे, अभी देखिए, फिर कहेंगे क्यों इंटरफेयर कर रहे हैं। जी, ये तो एक निज़ाम कुदरत है भाई। अगर आप सही बात करेंगे, आपकी सही बात मानी जाएगी। आप गलत बात करेंगे, सही है, आपकी गलत बात पे सही है, सही है, सही है, एतराज़ भी वक्त होगा, कम है, मुझे वक्त भी कम है, होगी। हमें बजट की जानिब भी आना अगर है। पूरी दुनिया, जी अगर जी, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के आला जजेस बैठकर अपने कमेंट्स में जो आप चीफ जस्टिस साहब के कमेंट्स छोड़ दे, जो बाकी मौजूद जज साहबान हैं, उन्होंने भी आने वाले वक्तों में चीफ जस्टिस बनना है, उनके कमेंट्स क्या कह रहे हैं, पाकिस्तान की अदलिया क्या कह रही है, पाकिस्तान की मिडिल क्लास सिविल सोसाइटी, पाकिस्तान का एनालिस्ट क्या कह रहा है, कोई शख्स इन इंतखाबात से मुतमईन है? जावेद मेरा लतीफ साहब मेरा किस पार्टी के हैं सर? मेरा सवाल भी वही है, मेरा जवाब भी वही है। मैं वकास साहब को ले लेता हूँ, फिर फारूक साहब से भी कमेंट ले लूँगा। वकास साहब, जिस तरह से आपने जवाब भी सुना नदीम साहब का, कि वो जवाब फिर भी नहीं आया उनकी जानिब से कि क्यों जब पहले अपने हक की बात की जाए और जब अपने हक में बात हो जाए तो मामला जो है वो बदल जाते हैं। मैंने जवाब दिया आपको। हाँ, ले लेते हैं, और वकास साहब से भी वर्डिक्ट ले लेते हैं उनका। वकास साहब, ऐसा क्यों है जी, जब साइफर आया था तो मामला जो है वो और थे, और जब अब हक में बयान आ गया कि इलेक्शन जो थे वो शफाफ नहीं थे, तो तब अमेरिका जिंदाबाद। देखिए जी, हमारे मुल्क की सियासत का ये तुरम त्याग है, ये वतीरा है कि ऑल इज फेयर विच इज फिट एंड विच इज फाइन फॉर अस। हर वो चीज़ हमारे लिए जो मौजू है वो दुरुस्त है, वो फेयर है, वो फाइन है। तो मैं ये समझता हूँ कि उस वक्त खान साहब की जो सियासत थी, और सियासत के अंदर जब वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से घर भेजे गए, तो वो जो 1.5 साल की जो पीडीएम की हुकूमत थी, 16 से 18 माह की, उसके अंदर जो सबसे ज्यादा माइलेज जिस फिक्रे को या उनका जो एक सेंटेंस था बोला जाता था कि अमेरिका की जो गुलामी है वो नामंजूर है, इस पे इनकी बड़ी पॉलिटिकल माइलेज थी और बहुत ज्यादा लोगों ने जो है इस पे इनको पजीराई मिली। और अभी देखे जो मौजूदा हालात हैं, अब उस वक्त भी क्या अमेरिका की जो कॉन्स्पिरेसी थी, उस वक्त आप ये देखें कि जो अपोजिशन थी, हाजा आसिफ साहब ये कहते थे कि आप अमेरिका के बगैर ना वेंटिलेटर ले सकते हैं, ना ऑक्सीजन ले सकते हैं, ना सांस ले सकते हैं, बल्कि हमारी जिंदगी की तारे जो है जैसे अमेरिका की हुकूमत और अमेरिका की सवरेनिटी के साथ जुड़ी हैं या मरबूत है, उनके बयान के मुताबिक। उस वक्त हाजा आसिफ साहब जो है अमेरिका के हक में बात करते थे, या उस वक्त की जो नून लीग की या उनकी सारी क्यादत थी या सीनियर लीडरशिप थी, और पीटीआई को ये बहुत बुरी लगती थी अमेरिका की इंटरवेंशन, इनका इंटरवीन करना, इंटरपोज करना, इंटरफेयर करना। आज पीटीआई को अमेरिका का इंटरवीन करना, इंटरपोज करना अच्छा लग रहा है, और वो हाजा आसिफ साहब उस वक्त या उनकी पूरी सीनियर लीडरशिप जो उनके गीत गाते थे और उनकी तारीफें करते नहीं थकते थे कि उनके बगैर हमारी सांसें लेना जो है वो मुश्किल या दोबर है, आज वो लोग जो उनके अगेंस्ट करारदादे ला रहे हैं। ठीक है वकास साहब, आखिरी 5 मिनट है, आखिरी 5 मिनट है, आखिरी 5 मिनट हमारे पास हैं। फारूक साहब से उनका वर्डिक्ट लेके तो मैंने बजट पे एक कमेंट लेना है आप सबसे। फारूक साहब, बता दीजिए ये मामला जो है वो जो चल निकले हैं किस तरफ जाएंगे और क्या होने वाला है जी अब? देखें, पाकिस्तान में जो पोलराइजेशन पार्टी जिसमें दस्तन है पॉलिटिकली, और जो एक फेर हुआ है, तो फिर जो हालात होते हैं जनरली, फिर बात जो जनरल कुव्वत चाहे अमरीका जो भी हो, फिर उनके जो हैं इंटरेस्ट होते हैं, फिर वो इसका फायदा उठाते हैं। और ये हुआ है केस के अंदर, वो अलहदा बात के 8 पे ये इलेक्शन एजेंट जो मॉनिटर पाकिस्तान के अंदर उन्होंने शफाफियत पे आप एतराज़ात पेश किए हैं। आज मैं ये कहता हूँ कि रिपब्लिकन दोनों कट्टर हैं, बल्कि majority पे 98 तकरीबन वोट पास किया है कि आई ओपन फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान, द पॉलिटिकल पार्टी नारा ये लड़ाई करते हैं, इससे लोग जो हैं बाहर वो फायदा हैं, वो मसले इनको लड़ा हुआ, इनको और इनके आपस जो है वो खराब करो और हालात अच्छे तो ठीक है, बिल्कुल ठीक। हमने जो रिस्पॉन्ड किया रेजोल्यूशन
फारूक साहब आखिरी 2 मिनट है हमारे पास। मुझे ये बताइए कि बजट में जो है वो आवाम को रिलीफ क्यों नहीं मिल पा रहा, और इतने ज़्यादा टैक्सेस हैं तो आवाम का फ़ायदा कैसे होगा? 30 सेकंड में जवाब दीजिए। IMF का ये प्रो एलिट और पीपल है, और हमारे बजट है। और मैं आपको ये बताऊं कि फॉरेन हैं ये कि हम IMF निकल जाएं, लगता कि इतना में हम आ चुके हैं कि पता ठीक है वकास साहब, आपका बजट जो है वो अब पेश कर दिया गया है, भारी टैक्सेस लगाने की तैयारियां भी कर ली गई हैं, तो आप कैसे समझते हैं इन तमाम चीज़ों को? क्या बेहतरी आ पाएगी इससे गरीब के लिए? जी वकास साहब। देखिए 2008 से लेकर 2023 तक 24 तक जितने भी बजट्स आए, मेरे ख्याल में इसने अवाम की उम्मीदों को सस्ते कांच की तरह चकनाचूर किया। हर बजट से अवाम यही एंटिसिपेटिंग एक्सपेक्ट करती है कि इस दफा महंगाई में कोई कमी हो, लेकिन 2024 का जो बजट था मेरे ख्याल में इसने गरीब अवाम की जो कमर तोड़ के रख दी है। और बिजली के नर्क के अंदर जो इजाफा, और फिर आने आने वाले महीनों में पेट्रोल की कीमतों में अंदर जो इजाफा होगा, मेरे ख्याल में लोग जो है वो अपना सोना चांदी जेवरात जो इनके पास जमा पूंजी बची, मतलब लोगों के लिए मजीद मुश्किलात पैदा होने जा रही हैं। तो नदीम कुरैशी साहब, आप क्या इस बजट से मुतमईन है? बदतरीन लोगों का, नाकाम लोगों का, रिजेक्टेड लोगों का, मुस्तरद लोगों का अवाम से एक इंतकाम है। ये बजट नहीं है, ये पाकिस्तान की अवाम से इंतकाम है कि पाकिस्तान ने इन लोगों को क्यों मुस्तरद किया। आप तसव्वुर करें, कभी ऐसा हुआ था कि लोग अपनी जिंदगी की गाड़ी को दौड़ाने के लिए, चलाने के लिए अपने घर की कीमती अशिया सेल करें? अभी फर्स्ट के बाद जो महंगाई का जिन आएगा, लोग पूछेंगे शहबाज शरीफ साहब से भी और बिलावल जरदारी साहब से, चूंकि ये अभी तो अवाम की पहुंच से दूर है, ये अभी तो महलात में है, हिसार में है, और ये पाकिस्तान के सारे प्रोटोकॉल्स एंजॉय करें, लेकिन अल्टीमेटली इनको अवाम में आना है। लोग इनसे पूछेंगे आप तो अपनी इंतखाबी मुहिम में कहा करते थे हम कपड़े बेचकर पाकिस्तान की अवाम की बेहतरी की काबिज करेंगे। बिलावल साहब तो नदीम साहब वक्त जो है वो हमारे पास वक्त की कमी है, और जिस तरह से आपने भी कहा कि आइंदा आने में मज़ीद महंगाई आएगी और लोग जो हैं वो हुकूमत से पूछेंगे कि हमारा क्या कसूर है, क्यों हम पे जो है वो इतने ज़्यादा बोझ डाले गए हैं, क्यों इतने भारी भरकम बिलों के वज़न तले हमें दबा दिया है कि हम रोटी पूरी करें या सिर्फ बिल देने में जो है वो लगे रहें। तो ये सवालात जो हैं वो आवाम के रहेंगे और हुकूमतें के लोग जो हैं उनसे आवाम पूछती रहेगी। फारूक साहब आपका बहुत शुक्रिया, नदीम कुरैशी साहब आपका बहुत शुक्रिया, बैरिस्टर वकास साहब आपका बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम में आपने हमें वक्त दिया। पावर शो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मुझे अपने मेज़बान उमर इम्तियाज़ को इजाज़त दें। अल्लाह ने के बाद।